हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और हम कंपनी लॉ का अपना लेक्चर कर रहे थे। कंपनी लॉ की क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। हमने एक चैप्टर शुरू किया था, कौन सा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। क्लास के अंदर जिसमें हमने बात किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन होता है, और ऑडिट कमेटी क्या होती है, रेमुनरेशन नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी क्या होती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या होती है। हमने सब कुछ अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। क्लियर है? आज की क्लास के अंदर हम एक फर्दर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और आज हम शुरू करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो बेसिकली पर्पस होता है इस कमेटी को बनाने का, वो क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? पहला, टू आइडेंटिफाई द रिस्क इन द बिजनेस, टू मैनेज द risk in the business, to identify the risk in the business, to manage the risk in the business, and ये हो गया दूसरा, ये हो गया। तीसरा हम बात करते हैं टू रिपोर्ट ऑन द risk to the management, and to monitor the रिस्क। तो ये सारे काम जो होते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के होते हैं। क्लियर है? बेसिकली अगर मैं बात करूं, ऑडिट कमेटी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर मैं बात करूं ऑडिट कमेटी का बेसिकली क्या काम होता है, जो हमने लास्ट क्लास में अपना बात किया था सेक्शन 177 के अंदर, सब सेक्शन 4 के अंदर जो फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी थे, उसमें हमने ये बात की थी कि भाई ऑडिट कमेटी का काम होता है इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट कमेटी का काम होता है रिस्क मैनेजमेंट, है ना। तो इस चीज को और ज्यादा सिस्टम को अच्छे से मैनेज करने के लिए, ताकि रिस्क को कम किया जाए, सिस्टम को अच्छे से मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को बनाया गया। क्लियर है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को क्या किया गया है? बनाया गया है। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, कॉम्पोजिशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर कौन होता है? जो रेगुलेशन 21 है ऑफ द सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन 21 बात करता है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। जो ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के जो ये प्रोविजंस हैं, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? दीज प्रोविजंस एप्लीकेबल, जो ये प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल होते हैं टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। जो ये प्रोविजंस हैं ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? दीज प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी के ऊपर। क्लियर है? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी।
अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर होता क्या, कौन कौन है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर होता कौन कौन है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव 3 मेंबर्स। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में कितने मेंबर हैं? मिनिमम 3 मेंबर, जिसमें से मेजोरिटी जो होना चाहिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से होना चाहिए। मेजोरिटी जो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से पर्सन होने चाहिए। क्लियर है? और एटलीस्ट 1 क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कम से कम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 3 मेंबर होने चाहिए और उनमें से मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से होना चाहिए और एक पर्सन जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। क्लियर है? इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग, अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी है जिसका आउटस्टैंडिंग क्या है, जिसका आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स है, जिसका आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट इक्विटी शेयर है एट लीस्ट 2/3, तो उसमें क्या होगा? 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कौन होंगे? एमजीटी। मतलब पूरे के पूरे जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं उसके 2/3 जो होंगे मेंबर वे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। कौन होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? द चेयरपर्सन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द चेयरपर्सन होगा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, वो कौन होगा? वो जो चेयरपर्सन होगा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कौन होगा? हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा, बात करते हैं। हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी? द चेयरपर्सन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है जो चेयरपर्सन होगा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का वो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर नहीं है तो फिर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी का कोई भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हैज मे बी मेंबर ऑफ द कमेटी, हैज मे बी मेंबर ऑफ द कमेटी, मेंबर ऑफ द कमेटी। क्लियर है? तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। आगे बात करते हैं मीटिंग। अब बात करते हैं मीटिंग की। मीटिंग एंड कोरम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। मीटिंग एंड कोरम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। मीटिंग एंड कोरम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी साल में 2 बार मीटिंग करेगी, एटलीस्ट 2 times इन अ ईयर। क्लियर है? अब जो कोरम होगी, कोरम हमने बात की थी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required to conduct the meeting। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो कि जरूरी है इस चीज के लिए, मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। क्लियर है? तो वो कौन होगा? उसमें होंगे या तो 2 मेंबर होंगे या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी।
मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर कम से कम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, या तो 2 मेंबर या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर, विच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग, इसमें से इंक्लूडिंग वन मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? टाइम गैप बिटवीन टू मीटिंग जो होगा, जो टाइम गैप होगा दो मीटिंग के बीच का, वो 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 डे से ज्यादा। टाइम गैप जो होगा दो मीटिंग के बीच में, वो 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं। टाइम गैप जो होगा दो मीटिंग के बीच में 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब आता है फंक्शन, रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रोल, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के फंक्शन क्या है? फंक्शन एंड रोल ऑफ, फंक्शंस या रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के फंक्शन क्या है? नीचे फंक्शन हमने दे रखे हैं, ये तो बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के फंक्शन क्या है? टू फॉर्मुलेट डिटेल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। क्या है? टू फॉर्मुलेट डिटेल्ड रिस्क मैनेजमेंट, टू फॉर्मुलेट डिटेल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। क्लियर है? टू फॉर्मुलेट डिटेल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसमें, हमारे उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की। क्लियर है? हम किसकी बात कर रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की। आगे बात करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा टू फॉर्मुलेट डिटेल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का बनाने का काम किसका है? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने का काम किसका है? हमारी, किसका? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। Ensure that appropriate methodology, process, system are in place to monitor and to evaluate risk associated with। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी रिस्क एसोसिएटेड है किससे? बिजनेस ऑफ द कंपनी से जो भी रिस्क जुड़ा हुआ है उसको मॉनिटर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए प्रॉपर क्या है? मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है, सिस्टम है। इस चीज को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की है। टू मॉनिटर ओवरसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी इंक्लूडिंग इवेल्युएटिंग द एडुकेसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मॉनिटर करना, ओवरसी करना किसको? इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को। ये कहना चाह रहा है कि मॉनिटर करना, ओवरसी करना इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को, इंक्लूडिंग इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम।
to periodically review the risk management policy at least once in 2 years, including by considering the changing industry dynamic and evolving complexity. To keep the board of director informed about the nature and content of its discussion, recommendation, action to be taken. तो ये सारे काम जो है, these are all the functions of risk management committee. क्लियर है? आगे बात करते हैं. आगे हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. हमने कंप्लीट करने के बाद हमारे सामने आगे टॉपिक आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, सीएसआर कमेटी. अब हमारे सामने आता है सीएसआर कमेटी, उसके बारे में हम बात करते हैं. क्लियर है? अब हमारे सामने आता है सीएसआर कमेटी. सीएसआर कमेटी के बारे में बात करेंगे. तो हम बात करेंगे अब सीएसआर कमेटी की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी. सीएसआर कमेटी, इसके बारे में बात करते हैं. इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं. पहले एप्लीकेबिलिटी, जो ये सीएसआर के प्रोविजंस हैं ये हर कंपनी पे लगते हैं. एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर
जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है इन द immediately preceding फाइनेंशियल। तो अगर जिन जिन कंपनी का नेटवर्क, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट इनमें से कुछ भी इतने अमाउंट या इससे ज्यादा है तो उनको मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सीएसआर कमेटी। उनको मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सीएसआर कमेटी को। क्लियर है? दूसरी बात, जिन कंपनी की सीएसआर ऑब्लिगेशन, सीएसआर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जिनको सीएसआर के अंदर 50 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं करना, जिसकी सीएसआर ऑब्लिगेशन 50 लाख से ज्यादा की नहीं है, तो उसको फिर जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट क्या, सीएसआर कमेटी। उसको सीएसआर कमेटी फिर कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी नहीं है। उस सिचुएशन में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ, उस सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ सीएसआर कमेटी। क्लियर है? आगे बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी। अब सीएसआर कमेटी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं बात करते हैं। सीएसआर कमेटी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं बात करते हैं। द सीएसआर कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर। सीएसआर कमेटी के अंदर 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे। सीएसआर कमेटी के अंदर 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे। सीएसआर कमेटी के अंदर 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे। अब वो कौन होंगे बात करते हैं। हमने पढ़ा सीएसआर कमेटी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि जिस कंपनी की नेटवर्क या टर्नओवर या नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर इतने अमाउंट जो हमने प्रिस्क्राइब की रखा था वो है, तो उस सिचुएशन में उन कंपनियों के ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। सीएसआर कमेटी उनको कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर। The CSR committee shall consist of 3 or more directors, out of one, at least one director shall be independent director. Where company is not required to appoint independent director under subsection 4 of section 149, it shall have a CSR committee 2 or more director. मतलब कि जिस कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो उस कंपनी में कम से कम उस कंपनी की सीएसआर कमेटी में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। बाकी मिनिमम डायरेक्टर जो होने चाहिए वो 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद अगर जिस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, तो उसकी सीएसआर कमेटी में 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर होंगे। Hence, a company is not required to appoint independent director. It shall have it is CSR committee without such director. Private company have only 2 director on the board shall constitute it is CSR committee with 2 director. मतलब अगर प्राइवेट कंपनी में सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है, वहां पे एप्लीकेबिलिटी हो रही है सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए,
तो CSR अगर उसके बोर्ड के अंदर 2 डायरेक्टर है तो CSR कमेटी उन 2 डायरेक्टर से भी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. With respect to foreign company, the CSR committee comprises of at least 2 persons of which one shall be specified under the section 380 of the Companies Act and other person shall be nominated by the foreign government. मतलब CSR कमेटी के अंदर अगर फॉरेन कंपनी की कोई CSR कमेटी है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होंगे जो क्या करेंगे, CSR कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसमें से एक डायरेक्टर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाना चाहिए बाय द फॉरेन कंपनी. मीटिंग की बात कर लेते हैं. मीटिंग कोरम. As per the SS1, committee shall meet as often as necessary subject to minimum number and frequency prescribed by law or any authority or as stipulated by the board. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में CSR कमेटी को लेके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, फ्रीक्वेंसी बता रखी है, वो सब हम फॉलो किया जाएगा. The member of the committee appointed by the board or elected by the committee as chairman of the committee. ये कहना चाह रहा है कि दो या तो जो मेंबर ऑफ कमेटी होंगे या फिर बोर्ड होगा वो क्या करेगा, चेयरमैन ऑफ कमेटी को अपॉइंट करेगा. इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और एनी अदर लॉ और द आर्टिकल शैल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ कमेटी इफ नो चेयरमैन हैज बीन सो इलेक्टेड or if elected chairman is unable to attend the meeting, the committee shall elect one of its member present to the chair and to conduct the meeting of its committee unless otherwise provided in the article. समझ आ गए कि भाई वैसे तो क्या होगा, बोर्ड इलेक्ट करेगा जो मेंबर के, जो कमेटी के मेंबर है, ए मेंबर ऑफ द कमेटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमेटी हैज चेयरमैन ऑफ द कमेटी. जो मेंबर होंगे या कमेटी ने जो इलेक्ट किया है चेयरमैन, है ना. अगर ये कहना चाह रहा है इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, या तो जो चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा वो एज पर लॉ, एज पर एक्ट, एज पर आर्टिकल किया जाएगा. अगर चेयरमैन या चेयरमैन क्या है, अनेबल टू अटेंड द मीटिंग है, तो जो मेंबर हैं कमेटी के वो क्या करेंगे, अपने में से किसी को चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे और मीटिंग को कंडक्ट करेंगे. कोरम ऑफ CSR कमेटी unless otherwise stipulated in the act or under the article or under any law, the quorum for the meeting of CSR committee constituted by the board shall be as specified by the board. If no such quorum is specified, the presence of all the member of such committee is necessary to form the quorum. तो ये सारा क्या है, this is all quorum. अब आते हैं फंक्शन क्या होते हैं CSR के. CSR कमेटी के फंक्शन क्या होते हैं. टू फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी, टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड ऑन CSR एक्टिविटी, मतलब कितना CSR एक्टिविटी पर खर्चा होगा वो सारा रिकमेंडेशन करने का जो काम है वो कौन करता है, CSR कमेटी करता है. मॉनिटर द CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, तो CSR पॉलिसी है उसको मॉनिटर करना. Further, the CSR rule provide that the CSR committee shall formulate and recommend the board an annual action plan in pursuance to CSR policy. कि मतलब CSR कमेटी बोर्ड को एक एनुअल एक्शन प्लान देगी regarding the CSR. We shall include the following: the list of CSR project program that are approved to be taken in the area, the manner of execution of such program project, the modality of utilization of fund and implementation of schedule for the project or program, the monitoring and reporting mechanism for the project or program, details of need and impact assessment. तो ये सारे फंक्शन जो हैं, ये सारे फंक्शन किसके हैं, दिस इज ऑल फंक्शन ऑफ CSR कमेटी. समझ आ गया, क्लियर है. आगे बात करते हैं. अब हमारे सामने आता है disclosure related to CSR committee. Disclosure related to CSR committee. The board of directors of every company required to form CSR committee shall, after taking into account the recommendation made by committee, approve the
CSR पॉलिसी फॉर द कंपनी। ये कहना चाह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हर एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है, तो वो क्या करेगा, वो रिकमेंडेशन को कंसीडर करेगा CSR कमेटी की, किसके रिगार्डिंग, CSR पॉलिसी का रिगार्डिंग, और उस CSR पॉलिसी को क्या करेगा, अप्रूव करेगा। एंड डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट, और बोर्ड अपनी रिपोर्ट के अंदर CSR पॉलिसी के कंटेंट को डिस्क्लोज करेगा। एंड ऑल्सो प्लेस इट ऑन द कंपनी वेबसाइट इफ एनी इन सच मैनर। तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड